आइए अति रोचक कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। उदित होते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ। पर इस छठ पर्व पर राजनेताओं के अनेक नाटक भी उजागर हुए। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नकली यमुना बनाई गई, वृंदावन घाट बनाया गया, किंतु जब पोल पट्टी उजागर हुई ना, तो मोदी भी छठ पूजा में शरीक नहीं हो सके, जिनके लिए नकली यमुना बनाई गई थी। ये नकली लोग हैं, ये नकलीपन करते हैं, ढोंग धतवा करते हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीबीसी ने 2 फोटो जारी किए थे, उस फोटो से मोदी भी विचलित हुए और छठ पूजा का कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। बड़ा टली, अब वो कुछ भी नहीं बोल सकते। अब दूसरी तरफ राष्ट्रपति जी ने छठ पूजा की। वाह भाई, आपने अपने जीवन में अभी तक कुछ नहीं की थी और पहली बार छठ पूजा का आयोजन किया। आखिर का क्यों किया? एक लोग तो यह कहने लगे कि एक खरबूजा खरबूजे को रंग बदलता है। तो जो मोदी जी जब करने वाले थे छठ पूजा, तो राष्ट्रपति जी ने भी किया कि मैं भी छठ पूजा कर दूं, किंतु मोदी तो नहीं कर पाए और मनोज ने छठ पूजा की। चलो की तो सही ना, जीवन में पहली बार, ये अच्छा हुआ, परंतु लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। तो शायद ये भी एक किसी विशेष योजना के तहत किया गया था, जो भी हो, बात खत्म हो। अब यहाँ पर आइए, भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल डीजल और महंगा तो होगा ही। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते, जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर जो देश में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है, बहुआयामी अराजकता चरम पर गए। जनता स्पष्ट निर्देश दे रही है राष्ट्रपति जी को कि आपातकाल की घोषणा कीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लगाइए, किंतु वे नहीं लगा पा रही। नाजी गैंग का संरक्षण देना उनकी मजबूरी है। वे नाजी सरकार की ही चाहती हैं, इसीलिए तो वे जनता की आवाज़ को, जनता की भावनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पा रही है। और इसे सिद्ध हो गया कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू इस नाजी सरकार की गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। इसमें अब कोई शंका नहीं। ठीक है, ये जनता है ना, जनता सब जानती है, जनता किसी से भेदभाव नहीं करती है, सच सबके सामने प्रस्तुत कर देती है। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थितियाँ बन रही है। मोदी जी के सारे नाटक फ्लॉप हो रहे हैं। ये नकलीपन जो जितना करते थे ना, सब उजागर होगा, यानी मोदी मटका फूट गया, सिंचन हो गया और सारे पाप अब सड़कों पर बहने लगे। बिहार में तो विचित्र राजनीतिक स्थिति हो गई। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको जनता भगा रही है, मार रही है, जूते की माला तक पहना रही है, और जो प्रत्याशी हैं वो भाग रहे हैं, वो तौबा तौबा कर रहे हैं कि अरे अब क्या होगा। चले, अब ये भी बात हो गई। तो अब यहाँ बिहार में बड़ा नाटक हो रहा है। अब वो तो बात होगी ना, वो 14 को ही पता लगेगा कि किस प्रकार का षड्यंत्र काम हुआ। और हम तो एक बात स्पष्ट कहते हैं और खुले रूप में कहते हैं कि बिहार का चुनाव और उसके परिणाम अपने आप में शून्य है, क्योंकि आखिर मतदान कौन सी मतदाता सूची से होगा। इस SIR पर निर्णय तो 4 नवंबर को होना है और 6 को मतदान होना है। तो जब ये मतदान कौन सी सूची से होगा, नई SIR की सूची से होगा या पुरानी सूची से होगा। और दूसरी बात, आपने जो नाटक किया ना, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा शातिर खेला गया है सत्ता के अपहरण का, अब वो भी उजागर हो गया। 35 लाख बिहारी मजदूर आज छठ पूजा का समापन होगा और वे अपने रोजगार के लिए अपने अपने उद्योगों में जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर ये शर्त दे के आए थे, कंडीशन दे के आए थे, छुट्टी लेके आए थे कि छठ पूजा समाप्ति के 2-3 दिन बाद हम काम पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मतदान है,
और ऐसे मजदूरों की संख्या 35 लाख है। जो 35 लाख मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर चुनाव आयोग को और भारत सरकार को स्पष्ट कदम उठाना चाहिए कि जो भी बिहार के मजदूर हैं जो विभिन्न प्रदेशों के उद्योगों में काम कर रहे हैं वे 14 नवंबर चुनाव परिणाम के बाद ही अपने काम पर लौटेंगे और कोई भी उद्योग, कोई भी संस्थान उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा, नौकरी से नहीं हटाएगा। यदि उसने ऐसा कार्य किया ना तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, परंतु ऐसा कोई निर्णय नहीं आया, न चुनाव आयोग ने भी निर्णय दिया। अब जनता तो है ना, बेचारे मतदाता सुप्रीम कोर्ट से आशा लगा हुए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि आप संज्ञान ले लीजिए, आप ऐसा आदेश जारी कर दीजिए कि हम अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया ना, और जो लाखों मतदाता मजबूरी में अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी पर जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध होगा। अब चलिए, एक बात तो ये अब सिद्ध हो गई कि बिहार है ना कोई विकसित राष्ट्र नहीं, प्रदेश नहीं है। ये राष्ट्र के साथ और जनता के साथ धोखा है। बिहार तो मजदूर निर्यातक प्रदेश है और ये सारा दोष केंद्र और राज्य सरकारों का है। इस आरोप से कोई नहीं बच सकता। चलिए, ये भी बात हो गई। अब देखते हैं आगे और क्या होगा। यहाँ पर अनेक प्रकार के नए नए नाटक सामने आ रहे हैं। ये जनता खुलेआम कह रही है कि सीईओ ज्ञानेश कुमार को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, पूर्व जो सीईओ राजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है, जनमत की हत्या की है, जनता के मताधिकार की हत्या की है। इनके सारे षड्यंत्र उजागर हो गए और इतने अपराधी उन्मुक्त हैं। और अब आइए यहाँ पर, अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने की घोषणा कर दी। उसमें भी मात्र अभी 12 राज्यों को शरीक किया। भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर नहीं होगी, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब असम का सवाल पूछा गया तो बोले असम में विशेष परिस्थिति है, हम उसके बाद में एसआईआर के लिए अलग से घोषणा करेंगे। अरे क्यों करोगे भैया? एक साथ आपने 12 की तो 13 की घोषणा कर देते, मगर ऐसा नहीं किया। ये हम सब छाती षड्यंत्र जानते हैं। जनता को पता है कि किस प्रकार के यहाँ पर सत्ता का अपहरण करने का खेला हो रहा है। अब यहाँ पर भाजपा के सारे काले कारनामे उजागर हुए। अब तो नीतीश कुमार भी समझ गए कि जो ये है ना, ये भाजपा ये बहुत बड़ी धोखेबाज है, ये अपने सहयोगियों को भी काट कर खा जाती है। तो इसलिए अब नीतीश कुमार भी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने मन बना लिया कि अब वे मोदी के मंच को साझा नहीं करेंगे। अच्छा निर्णय लिया। और अब तो बिहार के मुस्लिम मतदाताओं ने भी अपना स्पष्ट रुख तो बता दिया। और यहाँ पर अभी एक बहुत मजेदार घटना हुई। आदित्यनाथ को जो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनाया था ना, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि जिससे मुस्लिम समाज और जो दलित है वो नाराज हुए। तो हम भाजपा ने मजबूरी में उनको प्रतिबंधित कर दिया कि अब आप बिहार में जाकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अच्छी बात है भाई, जो भी है। अब क्या कहता है? और अभी यहाँ पर नागरिकता की बात आ रही है। अरे नागरिकता के बात का एक सीधा सच्चा तोड़ है। हर स्थानीय निकायों में एक व्यवस्था की गई है। वहाँ पर है ना समग्र आईडी बनाई गई है। हर परिवार की समग्र आईडी बनाई हुई है। उसमें परिवार का संपूर्ण विवरण है। तो आप उसी को आधार मान लीजिए, समग्र आईडी को ही आधार मान लीजिए। एक राशन कार्ड ये इनको सबको छोड़ दीजिए। जो समग्र आईडी है ना, वही नागरिकता का प्रमाण पत्र है। इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए ना, उसको मानना पड़ेगा। अब मामला अति रोचक है। और आइए, अब यहाँ पर जनगणना होगी। जनगणना होगी ना, जनगणना के जो कॉलम है
उसमें एक नागरिकता का कॉलम और जोड़ दीजिए। उसमें स्पष्ट लिख दीजिए कि हाँ ये भारत, ये नागरिक है, सब पे टिक मार्क लगा दीजिए, सीधा सच्चा ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर इतने प्रकार के घिनौने नाटक करने से मतलब क्या है? जो ये करना चाहते हैं ना, सीधा सच्चा जो रास्ता है उसको अपनाना नहीं चाहते। अब यहाँ पर हम इस पर खुली कर बात कर देते हैं कि ये नाजी सरकार है ना, सत्ता अपहरण चाहती है। अब यहाँ पर आइए, सोने चांदी के भावों के नाम पर किस प्रकार का शातिर खेला हुआ ये किसी को समझ में नहीं आया। कहाँ सोना ऊंचे स्तर पर था और कहाँ अब निम्न स्तर पर आ गया। सोना चांदी ये भी एक बहुत बड़ा शातिर खेल है, और अभी तो और होगा। अब जब भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया तो वो निश्चित ही महंगा होगा, और इससे साफ झलकता कि अब भारत में पेट्रोल और डीजल 3 से 5 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा। अब क्रूड ऑयल का भाव है ना $90 प्रति बैरल और $100 प्रति बैरल में भी हो सकता है, और होगा ही, ये भी तय है। अब मान लीजिए कि अब ये इस प्रकार के जो नाटक हो रहे हैं ना, ये क्या होगा। और ये राहुल गांधी ने जो एक आंदोलन छेड़ा था ना, वो आंदोलन सफल हो गया। राहुल गांधी ने भी छठ पूजा का पर्व मनाया। बहुत पंजाब में उन्होंने कोई नाटकबाजी नहीं की और सीधे सच्चे उसमें छठ पूजन का पर्व मना लिया। बिहार में छठ पूजा का पर्व का समापन हुआ, लोगों में खुशियाँ रही, एक दूसरे के को बधाइयाँ दी, और सब ने अपने अपने उपवास खोले और छठ मैया की पूजा आराधना की। मामला बड़ा ये रोचक है। ये रोचक समाचार आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं ना, ये इसलिए किए हैं कि जनता समझ जाए कि ये नाजी गुजराती गैंग और सरकार किस प्रकार के नाटक कर रही है। और यहाँ पर अब एक बात और बता दूं कि अब इन मनुवादियों की खेल नहीं है। ये जो नाम मात्र के मनुवादी है ना, जो देश के संविधान की हत्या करना चाहते हैं, प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं और देश को तबाह करना चाहते हैं, अब उनकी भी खेल नहीं। और जो हमारे यहाँ पर एक संस्कृति सुसंस्कार हिंदुत्व के ठेकेदार संघ है ना, उसकी भी फजीहत हो रही है। अब तो स्वयं सेवक खुद विरोध करने लगे हैं कि अरे इस प्रकार के नाटक कब तक चलेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की भावनाओं का नाटक कब तक होगा, ये सांप्रदायिकता की भावना कैसे चलेगी। ये देश को कमज़ोर किया जा रहा है, देश की हत्या की जा रही है। अब तो संघ में भी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अब स्वयं सेवकों का भी विवेक जागृत हो चुका है, और अब वो भी पूछ रहे हैं, अरे ये संघ को तो ये बताना चाहिए कि खरबों की चल अचल संपत्ति उसके पास में कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, विदेशों से कितना धन उसे मिला, ये भी खुलासा करना चाहिए। अब मोहन भागवत बड़े विचित्र। और यहाँ पर एक मज़ेदार बात और बता दूं कि अब संघ है ना, स्वतंत्र नहीं रहा। संघ का संचालन मोहन भागवत नहीं करना है। संघ का संचालन, संघ का नियंत्रण तो इस गुजराती गैंग के हाथों में है। और ये बड़े छाती ढंग से हुआ। जिन्हें मोहन भागवत अपना विश्वसनीय समझते थे ना, वो आज दिन के सांप निकले। वह गुजराती गैंग के दल्ले निकले, 2-3 दल्ले हैं जिन्होंने संघ की प्रतिष्ठा को ही धूमिल कर दिया, उसकी सारी नीति को ही कर दिया, और संघ को गुजराती गैंग का एक प्रकोष्ठ बना दिया। ये किसी से छिपा नहीं है, ये सारी गलती मोहन भागवत जी की है। हमने तो मोहन भागवत जी को हर बार चेताया, हर बार कहा कि देखिए विश्वासघात हो रहा है। उन्होंने भी स्वीकार किया था कि विश्वास का संकट पूरे राष्ट्र में है और हमारे संघ में भी है। तो यही बात सिद्ध हो गई। अब संघ में किन लोगों ने मोहन भागवत के मुंह पे ताला लगा दिया, उनके अस्तित्व को मिटा दिया, अब ये कुछ कह नहीं सकते। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मामला बड़ा विचित्र है। और संघ का एक बहुत बड़ी काली करतूत हम उज्जैन के उसमें बताते। महाकाल प्रांगण में एक खेल का मैदान था, स्कूल का मैदान था, जहाँ पर वहाँ पर बच्चे खेलते थे, खिलाड़ी खेलते थे। वहाँ पर संघ की शाखा भी लगती थी। तो वहाँ पर उसको विकास के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विक्रम कीर्ति मंदिर का शिलान्यास किया था। ठीक है, किया था, विक्रम कीर्ति मंदिर बनना था।
वहाँ विक्रम कीर्ति मंदिर नहीं बना, वहाँ भारत माता मंदिर बन गया। चलो भाई, अब बन गया तो बन गया, ठीक है ना। अब उसको हम ना तोड़ने की तो बात कह नहीं सकते। वहाँ पर अच्छा सभागृह है, ये है, और उसको विकसित किया जा सकता। तो वहाँ पर है ना, ये भारत माता मंदिर को तोड़ने की बजाय उसका नाम भारत माता मंदिर एवं विक्रम कीर्ति मंदिर का नाम कर दिया जाए। अब इसका स्वामित्व किसका रहेगा? ये संघ का स्वामित्व नहीं रहेगा। और उस भारत माता मंदिर और विक्रम कीर्ति मंदिर का स्वामित्व महाकाल मंदिर समिति को दिया जाए। यह जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हुआ। ये भी एक बड़ी रहस्य और बड़ी विचित्र कहानी है। जनता को सब पता है, जनता जानती भी है। और वहाँ पर जो राष्ट्रपति जी ने जो उद्घाटन किया था ना, आधारशिला रखी थी, उसका शिलान्यास तक किसने फेंका ये भी सब जनता को पता है। वहाँ का जो हट बनी थी, उसके हट की एक एक ईंट कैसे हटाई गई ये भी जनता को पता है। वहाँ पर जो बच्चे खेलते थे ना, हम भी खुद खेलते थे, मैं भी वहाँ उस ग्राउंड पे खेलता था, क्रिकेट खेलता था। हमारे सब साथी देखते थे कि रोजाना एक एक दो दो ईंट उस हट से हटाई जा रही है, फेंकी जा रही थी। और अब वो शिलान्यास कहाँ है, इसका भी हम सवाल पूछ रहे कि आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति का वो शिलान्यास कहाँ है, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, कोई मामूली बात नहीं है। तो वह शिलान्यास भी जब्त किया जाना चाहिए। और संघ के लोग को पता है कि वो शिलान्यास कहाँ है, तो शिलान्यास को भी जब्त किया जाना चाहिए और बिरला स्रोत संस्थान में रखा जाना चाहिए, पुरातत्व विभाग में रखा जाना चाहिए। ये हम बहुत बड़ा राज हमने खोला है। इस राज के खुलते ही यहाँ पर विचित्र स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पर आइए, अभी हमारे यहाँ कालिदास समारोह होने वाला है। अरे कालिदास समारोह का तो स्टोरी खत्म हुआ, उसमें जन भागीदारी होती नहीं है और लाखों रुपए का वो हो जाता है। एक यहाँ पर अभी कलश यात्रा निकलेगी, उस कलश यात्रा में भी बड़ी विचित्र बात सामने आती है। तो हमने थीम न्यूज़ एक सुझाव दिया कालिदास समारोह समिति को कि आपके यहाँ पर जन भागीदारी होती नहीं है, तो अब आप एक काम कीजिए कि विभिन्न मोहल्लों में आप तेजा जी की कथा करवा दीजिए और विभिन्न मोहल्लों में मार्च का आयोजन करवा दीजिए कि ये भी एक कालिदास समारोह का एक भाग है। तो वहाँ पर जनता जितनी आएगी ना, इतनी जनता आएगी कि कालिदास समारोह समिति को भी यकीन नहीं होगा। तो इससे जन भागीदारी स्पष्ट हो जाएगी। और जो कलश यात्रा निकालते हैं ना, उसमें विभिन्न सवारियाँ निकालते हैं मेघदूतम की, वो उसके सबकी, तो उसमें 2 सवारियाँ और जोड़ दीजिए। एक सवारी तेजा जी कथा की निकाल दीजिए और एक सवारी मार्च व्यवस्था की निकाल दीजिए। तो इससे ये लगेगा कि नहीं, कालिदास समारोह में संस्कृति का भी रक्षण होता है। जो लोक कथा हैं, लोक बातें हैं, लोक के जो उत्सव हैं, उनका भी समावेश होता है। ये मैं कड़वी बातें कह रहा हूँ, ये कोई आलोचना नहीं है। हम तो ये संरक्षण की बात कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं कालिदास समारोह क्या था। अरे कालिदास समारोह का उद्घाटन के लिए भी कोई राष्ट्रीय स्तर का आदमी नहीं मिला, समापन के लिए भी कोई राष्ट्रीय स्तर का आदमी नहीं मिला। ये भी अपने आप में विचित्र घटना है। अब यह नाटक होगी, दिमागी अय्याशी होगी और कुछ ही लोग के बीच में कालिदास समारोह संपन्न हो जाएगा। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लाखों रुपए की होली तो हो ही जाएगी। अब जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। हम तो आपके सामने सच प्रस्तुत कर देते हैं, कड़वा सच प्रस्तुत कर देते हैं और आज के कड़वे समाचार भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सब पे नाटक उजागर हुए हैं, सब पे चेहरों से नकाब हट गए हैं और उनका असली क्रूर चेहरा जनता के सामने आ चुका है, राष्ट्र के सामने आ चुका है। ये कड़वे समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।